चलिए फिर करें प्रोग्राम शुरू। तुम लोग तो उसको सीक्वेंस में चल रहे होंगे ना, जैसे चैप्टर 1 मैं डालता जा रहा हूँ उसे सीक्वेंस में हो ना। हैं? कल तो मेजरमेंट रहा ना, मैंने मेजरमेंट को भी टॉपिक में तोड़ के चैप्टर बना दिए ताकि जिसे जो समझना हो बाद में रिवाइज करना हो उसी को पढ़े। नहीं तो एक में ही होता है ये 15 लेक्चर, तो फिर ढूंढ नहीं पाते कि किसमें क्या है। भाई लेट क्यों आ रहा है, भर्ती आ गई अब तो। अब तो रात को नींद भी कम आनी चाहिए। चलो फिर लिखेंगे ऊर्जा मापी एनर्जी मीटर। देखिए यहाँ 3 तरह के ऊर्जा को मापने के यंत्र हमें सीखने। एक होता है जो एसी एनर्जी को नापने का काम करता है, जैसे नॉर्मली ये, तो ये रहता है हमारा एनर्जी मीटर। एक होता है जो डीसी ऊर्जा को नापने का काम करता है। अच्छा, भाई नहीं दिखाई दे रहा है। अब ये कह रहे हैं भाई जब मैं स्क्रीन के सामने खुद आऊंगा तभी तो दिखाई देगा, ये ब्लैक स्क्रीन है तो ब्लैक ही दिखेगा। कुछ भी नहीं दे रहा दिखाई, तो तुम लोग रहने दो, फिर बाद में देख लेना बाबू क्लास को, क्यों दुखी हो रहे हैं। अरे अब भी नहीं दिखाई दे रहा क्या? एनर्जी मीटर लिखा हुआ ऊपर ऊर्जा मापी। स्क्रीन तो ब्लैक ही है। हैं? डबल स्क्रीन, डबल क्लिक। डबल क्लिक करके एडजस्ट नहीं हुआ? सही दिख रहा है? दिख रहा है ना? अब इन्हें तो दिखता भी हो तब भी नहीं दिखता, और ये कभी सुधरने वाले है भी नहीं। पहले भी स्क्रीन दिख रही थी, पहले हो ये रहा था कि जब मैं साइड में खड़ा हुआ था ऊर्जा मीटर नहीं लिखा था, जब मैं आपसे बात कर रहा था तो ये ब्लैक ही तो दिखेगा, तो वो ब्लैक ही दिख रहा था। अब दिखेगा तो तभी जब मैं स्क्रीन पे जाऊंगा। वो बेचारे इसी को लेके, इनका तो यही है, स्क्रीन नहीं दिख रही, पढ़ना है ही नहीं बेचारों को। इन्हें चाहिए 1000, 100 भर्ती के बजाय 1000 आ जाए, हालत यही है। और ये लड़का जो मैसेज कर रहा है संदीप जायसवाल, ये तो पहले भी बैच में पढ़ चुका, अब भी यही बोलना है दिख नहीं रहा, ये नहीं रहा, वो नहीं रहा। चलो खैर, पहली चीज तो ये बता दूं, इसको फटाफट खत्म करते हैं, फिर मुझे जाना धरना प्रदर्शन में भाई। है जी? तो भी जाएगा। ये लड़ाई वैसे TG2 की भी है, सभी की भर्ती है उसमें ये। फिर कुछ सेशन लगाते हैं समय निकाल के, और इसको अपना ट्राई करते हैं कि ख़त्म करते हैं। जो जो पॉइंट मान लिया, कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना जो रटने वाली है, तो रटने वाली के लिए मैं भी
जैसे उस इसलिए मैंने पूछा एक प्रॉपर सीक्वेंस में है कि नहीं। जब ये ख़त्म होगा आपसे नोटबुक लेके, जिस बच्चे ने शुरुआत से क्लास की हो, तो जो जो भी जिस जिस चैप्टर का टॉपिक होगा, इसलिए मैंने एक एक पेज भी छुड़वा रखा है, तो उसकी अपना पीपीटी बना के आपको प्रॉपर अपना नोट करा दूंगा। तो ये 50 60 70 जितने भी चैप्टर हैं, इनको ख़त्म करते हैं, मेजरमेंट, फिर मशीन को ख़त्म करते हैं, और फिर आएंगे हम लोग इस पर पावर प्लांट पर, पावर सिस्टम पर। अब जैसे पावर प्लांट पिछली बार गुरुदेव पढ़ा रहे थे हमारे, तो उन्होंने 50 लेक्चर ले लिए, ज़रूरत नहीं थी वो सब चीज़ें। उन्होंने क्या कलाकारी करी कि जो जेई वालों को लिखा रहे थे वही सेम चीज़ें मैं दे दिया। तो आप लोगों के लिए वो ज़रूरी है भी नहीं। अब मान लिया मेजरमेंट में मैं आपको, या मशीन में मैं आपको इंडक्शन मोटर में पढ़ाने का आईटीआई के हिसाब से कराऊंगा, जेई की कुछ चीज़ें बताऊंगा, लेकिन सारी नहीं करवा सकता ना कि मैं यही की चीज़ें तो मैं बनवाने लगा पूरे डिटेल में जाके, सर्किल डायग्राम परफॉर्मेंस करवाने लगा, टेस्टिंग करवा रहा हूँ। तो पावर प्लांट में हाइड्रो, न्यूक्लियर, थर्मल, डीजल, बायोमास, सोलर, विंड, ये बहुत ज़रूरी है आपके पास में। लगभग 7-8 पावर प्लांट है बेटा जो बहुत ज़रूरी है, जो हमें सीखने भी है, जो आपके सिलेबस का भी हिस्सा है। फिर आएंगे इसमें फॉल्ट वगैरह है, छोटा सा पार्ट है, और ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसको अपना ख़त्म करते हैं। और जैसे ही आप लोगों का ख़त्म होगा तो तुरंत आपको घर नहीं जाना। अभी मानो एग्ज़ाम में 3 महीने हैं, तो फिर अपना तुरंत रिवीजन या क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे, जो पूरे को 1 महीने में दोबारा से पढ़ना है। मतलब पूरा जो सिलेबस है, जो हमने पढ़ा है चैप्टर 1 से फास्ट में और शॉर्ट वे में, पूरे को 1 महीने में फिर हमें ख़त्म करना है। पूरी तरह से तैयार हो जाओगे, और ये कसम खा लोगी यूपी आरवीएनएल, यूपी पीसीएल का वेट ही नहीं करना। यूपी आरवीएनएल में 118 भर्ती है, इसमें से 118 में से आप लोगों को एक एक भर्ती पर कब्जा करना है, इतने बढ़िया से परफेक्टली तैयार होना है। यूपी आरवीएनएल के पेपर का स्तर या लेवल यूपी पीसीएल से थोड़ा कम ही रहता है। अगर आप पेपर को भी देखेंगे तो यूपी पीसीएल का पेपर 2019-20 वाला जो रहा वो बहुत अच्छा लेवल का था, लेकिन आरवीएनएल का उतना नहीं था, तो 5-10% कम ही था। तो ये जद्दोजहद नहीं होनी चाहिए कि मिनिमम कट ऑफ पास करनी है, टॉपर्स में आना है, और चीज़ों को बार बार रिवाइज रखना है, करते रहना है। और ये नहीं करना है कि अभी पहले स्टेज में पढ़ रहे हो, थ्योरी अभी पूरी क्लियर नहीं हुई, और तुमने कहा मुझे तो प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। प्रैक्टिस सेट लगाओगे डिमोटिवेट हो जाओगे, पढ़ना बंद कर दोगे, नंबर अच्छे नहीं आएंगे। जब प्रैक्टिस सेट का समय आएगा तो तब हम प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे। जब प्रैक्टिस सेट होगा तो बाकायदा आप लोगों को प्रैक्टिस पेपर को क्लास में ही सॉल्यूशन करवाऊंगा मैं, घर के लिए दूंगा ही नहीं। जो घर के लिए दूंगा 150-200 सवाल तुम जाओगे वैसे ही रख दोगे, क्योंकि ऑनलाइन में अगर कोई बच्चा तरीके से टेस्ट सीरीज को ही लगा के चला जाए तब भी वो मिनिमम कट ऑफ को पास कर ले। लेकिन टेस्ट सीरीज को लगाता कैसे, सवाल पड़ा इसका ये, इसका ये, इसका ये, 1 घंटे में सारे पेपर हल कर दिए। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं 3 मिनट, एक पेपर को 3 मिनट मात्र व्यू करते हैं, देखते हैं और जमा कर देते हैं। उन्हें क्या है, प्रैक्टिस थोड़ा ही की, उन्हें आंसर चाहिए था उनके, तो वो आंसर देख के फिर रट रहे हैं उनको। तो ऐसे घटिया किस्म की तैयारी आप लोगों को नहीं करनी है, एक बढ़िया तरीके की तैयारी आप लोगों को रखनी है। इसको फटाफट से अपना ख़त्म करते हैं, कुछ स्पेशल सेशन अपना डिजाइन करते हैं। मान लिया सैटरडे संडे को थोड़ा टाइम निकालते हैं, रात को अपना टाइम निकालते हैं। आपके बैच में जैसे गर्ल्स है नहीं, तो रात को समय निकालते हैं, इसको फिनिश करते हैं, और फिर एक दोबारा से आप घर पर भी पढ़ेंगे, और दोबारा से एक बार 1 महीने वाला क्रैश कोर्स करते हैं, और उसमें एक बार फिर से पूरे सिलेबस को रिवाइज करते हैं। लेकिन जैसे अभी हम डिटेल में सब चीज़ें लिख लेते हैं, वहाँ सिर्फ काम की ही चीज़ों पर हम बात करेंगे। काम की चीज़ें लिखनी है, काम की चीज़ें याद करनी है शॉर्ट टाइम से। फिर आएंगे अपना प्रैक्टिस पेपर पर, फिर पूरे को रिवाइज करके आएंगे। प्रैक्टिस पेपर यहीं दूंगा आपको फुल लेंथ वाला, यहीं बैठेंगे, उसको हल करेंगे आप पूरा। जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे वैसे यहाँ बैठ के उसको हल करेंगे तरीके से। गलती कहाँ हुई है उसको पकड़ेंगे, अगर कुछ नई चीज़ है तो उसको पढ़ेंगे, कोई डाउट होता है तो उसको मेरे से पूछेंगे। तो फिर डेली का यही सिलसिला जारी रखेंगे कि एक दिन छोड़ के एक दिन पूरा रिवाइज करेंगे, अगले दिन आके पेपर देंगे, देखते हैं फिर पेपर कैसे नहीं फूटता।
तो पेपर में मिनिमम कट ऑफ के लिए जद्दोजहद नहीं होनी चाहिए आप लोगों की, आपको टॉपर्स में आना है, इसके लिए लड़ाई होनी चाहिए। जो पेपर आप लोगों को देंगे वो ऑनलाइन में भी जाएंगे पेपर, लेकिन ऑनलाइन में बच्चा अपने आप को लेकर सीरियस कम रहता है। क्यों? यहाँ तुम्हारी मजबूरी है कि भाई सर सामने है तो मुझे हल करना है 3 घंटे। अब घर पे 2 सवाल लगाए, अपना चाय पीने के लिए निकल गया, घर वालों ने कुछ काम बता दिया, वो अपना जमा कर दिया बेचारे ने बीच में ही, चलो छोड़ो हो गया प्रैक्टिस पेपर। तो ऑनलाइन में वो मजा नहीं है। चलिए, तो देखिए जब हम ऊर्जा मीटर की बात कर रहे हैं बेटा, हमें फटाफट से 3 चीजें सीखनी है। एक मेन एनर्जी मीटर है, एक हमारा एम्पियर आवर मीटर है, और एक हमारा है जी थॉमसन मीटर है। थॉमसन मीटर होता है जनरली एक तरह ट्रेंड से बाहर ही हो गया बेचारा। ट्रेंड से बाहर एसी डीसी को नाप जरूर सकता है, लेकिन भारी भरकम मैकेनिज्म व्यवस्था आप लोगों को बनानी होती है, पूरा मोटर आपको सेट करना होता है, कम्यूटेटर मैकेनिज्म लगाना होता है। तो ट्रेंड से बाहर हो गया, उसे हम इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन पढ़ना जरूर है, ऑब्जेक्टिव यहाँ से कुछ बन सकता है। तो आज हम लोग एनर्जी मीटर जो हम पढ़ रहे हैं, ये हम वो पढ़ रहे हैं जो नॉर्मली हम घरों में, इंडस्ट्री में ऐसी ऊर्जा को नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो चलो अपना लिखना शुरू करेंगे। यह एसी एनर्जी को नापता है। यह एसी एनर्जी को एसी एनर्जी को नापता है। यह एक इंटीग्रेटिंग यंत्र होता है। अब आप समझ रहे होंगे कि सर ये इंटीग्रेटिंग यंत्र क्या होता है। तो देखिए, इंटीग्रेटिंग यंत्र या इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है जो यंत्र रीडिंग को लगातार जोड़ता रहता है, वह इंटीग्रेटिंग यंत्र कहलाता है। जो यंत्र रीडिंग को लगातार जोड़ता रहता है वह इंटीग्रेटिंग यंत्र कहलाता है। हमें ये पता है बेटा कि 1 किलोवाट आवर बराबर में हमारी क्या रहती है भाई, एक इकाई कहते हैं। हमें ये भी पता है कि जो एनर्जी आती है, एनर्जी बराबर में पावर इनटू टाइम हुआ करता है। पावर को आप जनरली किलोवाट और समय को आप आवर में लेते हैं, तो तभी आप किलोवाट आवर या 1 यूनिट लिखते हैं। ये तो सब बिंदु याद है आप लोगों को? बहुत अच्छे। हम ये लिखते हैं एनर्जी मीटर में, इसमें ये सवाल पूछता है कितनी मैग्नेट होती है। इसमें 3 मैग्नेट लिख देते हैं, 3 चुंबक होती है, 3 मैग्नेट होती है, और 3 का नाम है, एक होती है संट मैग्नेट है जी, क्या पीसीसी से, वो तो कॉयल बनाए ना, कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं लगभग सही ही था, इतने टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। संट मैग्नेट, रेज मैग्नेट एंड क्या है बेटा, अरे बोलो,
ब्रेकिंग मैग्नेट, ये 3 चुंबक हुआ करती है इसमें। ठीक है भाई, ये 3 मैग्नेट है, एक है शंट मैग्नेट, एक है सीरीज मैग्नेट और एक है ब्रेकिंग मैग्नेट। फिर लिखेंगे शंट मैग्नेट में, शंट मैग्नेट में पोटेंशियल कॉइल, देखो बेटा इसे कई बार हम प्रेशर कॉइल भी कह सकते हैं, प्रेशर कहें या फिर पोटेंशियल, एक ही बात है, रखते हैं, रखते हैं तथा यह शंट मैग्नेट पीसी, तथा यह सप्लाई के साथ, सप्लाई के साथ समांतर में जुड़ा रहता है, सप्लाई के साथ समांतर में जुड़ा रहता है। जो सीरीज मैग्नेट हमने चर्चा की, सीरीज मैग्नेट में सीसी को, सीसी का मतलब है करंट कॉइल को रखते हैं तथा यह लोड के साथ श्रेणी में होता है। हाँ सब लिखेंगे, चिंता ना कर दो दोस्त। क्या नींद आ रही है क्या? थोड़ा जोश बनाए रखना है, अब सुबह थोड़ा जल्दी उठना शुरू करो। अब 2-3 महीने मतलब थोड़ी व्यवस्थित लाइफ को जीने की जरूरत है। पेपर अभी लगाने की स्टेज में है ही नहीं तुम लोग। कब? किस चीज का? अच्छा, सिलेबस तो यही होगा। हाँ तो देने चले जाना, क्या दिक्कत है? हैं? फिर पढ़ ले। चलिए जी देखो, पोटेंशियल कॉइल पतले तार के ज्यादा कारण से बनती है। डीसी मोटे तार के कम टर्न से बनती है। फिर देखिए भाई, ब्रेकिंग ब्रेकिंग टॉर्क के लिए स्थायी चुंबक इस्तेमाल करते हैं। ब्रेकिंग टॉर्क के लिए हम लोग स्थायी चुंबक, परमानेंट जो चुंबक है, हम इसे इस्तेमाल करेंगे। घूमने वाली डिस्क
एल्यूमिनियम की बनी होती है। एल्युमिनियम की बनी होती है, क्यों होती है ये भी लिखेंगे, क्योंकि एल्युमिनियम की स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती है, कम होती है। अब बताओ कितनी होती है? 2 ग्राम पर सीसी। क्यूरिक टेम्परेचर होता है ग्राम पर सीसी। स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती है, इसीलिए इसका वजन भी कम होता है। फिर कहेंगे यह इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, या कई बार लिखा जाता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के सिद्धांत पर भी कार्य करता है। कई बार ऑप्शन में यह दे दिया जाता है। बढ़िया, बधाई हो जसवीर जी। टेक्निकल हेल्पर में तो बहुत लोगों का हो रखा है ये हमारा। हमारे बच्चे तो खुद ही प्रचार कर देते हैं, हमें बताने की जरूरत ही नहीं है। भाई पहले तुम्हारा सिलेबस नियंत्रण में आए। अगस्त में करूंगा मैं नया। 15 अगस्त के बाद करूंगा PG2 के ऑफलाइन बैच को स्टार्ट। कुछ सिर्फ जेई का ही तो है। जैसे भर्ती आती है तो इतनी बाढ़ आ जाती है, ये बैच वो बैच, और यही फेल होने का बच्चे का कारण है। जो चल रहा है उसको पढ़ो पहले तरीके से, और पढ़ना भी चाहिए उसी को। टीचर को भी यानी कि फ्लक्चुएशन होना चाहिए। एसएससी जेई का नोटिस आया, मैं इसलिए मैंने कहा मैं सबसे लास्ट में वीडियो दूंगा। यूट्यूब पर एक ऐसी बात आ रही, सब ने यही बता रखा कि तैयारी की रणनीति, और मैं बार बार बोलता हूं कि कोई रणनीति नहीं है। फिनिश करिए सिलेबस को, रिवाइज करिए, पेपर को प्रैक्टिस करिए, बात खत्म। एक भाई साहब तो कल बता रहे थे कि 7:30 से 8:30 बजे जीएस पढ़नी है। मैंने कहा बेचारे को फ्रेश होने जाना पड़ा, आधा घंटा बैठा रहा तो हो गया जीएस। भाई किसी को बेचारे को 7:30 से 8:30 बजे ही फ्रेश होने की आदत हो, या किसी का खाने का समय दिख रखा 12:30 से 2:30 बजे तक। अरे भाई ये बेचारा बच्चा जब बाहर रहता है खाना खाने भी तो जाएगा। समय से थोड़ा ही पढ़ाई होती है कि भाई इतने बजे जब फ्री हो, फ्री माइंड से तब बैठ जाओ किताब लेके, बस हो जाओ शुरू। और इसलिए कोई ऐसा समय से बंधा हुआ टाइम टेबल बनाना भी मत आप लोग, नहीं तो पगला जाओगे और टेंशन में आ जाओगे। ये इंडक्शन का सिद्धांत होता है भाई। जब हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की शुरुआत करेंगे ना, तो वहाँ इंडक्शन, वहाँ हम इलेक्ट्रोडायनोमीटर, कई सारे सिद्धांत पढ़ेंगे। और वैसे माइनस तो सिंगल फेज है वो।
अरे यार चचा तो बिल्कुल दिल तोड़ दे रहा। मेंस के लिए एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ रहा, जो पढ़ रखा है उसी को रिवाइज करना है। चले फिर आगे, फिर बनाओ इसे फिर, और क्या। ये जो बना रहे हो ना तुम चित्र, इससे आपके पेपर में एक से जरूर आएगी भाई, एक सवाल इस चित्र से जरूर है। आज क्या बात, तुम क्या बातें कर रहे हो? कुछ संडे को कुछ प्यार मोहब्बत हो गया है कुछ, है? कहीं बता रहे हो कि हम वहां घूमने गए थे। हाँ, एक दूसरे को ही बोलते रहते हो तुम। जमाना खराब है, दूसरे की लाइफ से ज्यादा मतलब ना रखो। नीरज को हो गया तो नीरज खुद संभाले। तो इसमें कोई गलत बात है क्या? करना तो है एक ना एक दिन। शादी से पहले कर प्यार मोहब्बत, या शादी के बाद? शादी के बाद वाला मजबूरी का है, पहले वाला खुशी का है। शादी चीज गलत नहीं है। गलत ये है कि अभी अपने खाने के लिए पैसे नहीं है, दूसरे को कहाँ से जिम्मेदारियां उठाए। बाल मुकुंद जी तो कह रहे कि शादी तो बढ़िया है, मेरा बस चले मैं हर साल कर लूंगा। कौन मैं? तब मैंने कहा मेरे से क्या पूछेगा तो। सिस्टम तो है। फ्रंट बैंक। राकेश कहाँ है? क्यों? अच्छा, इलाहाबाद से पढ़ेगा क्या वो? अच्छा। सब चीज की जिम्मेदारी इसकी क्या, नीरज की है? टीटी से सेट कर लो ना जाके। टीटी क्या, अपना किसी जेई को पकड़ो कि भाई देखो, जहाँ से तुम पढ़ रखे हम भी वहीं से पढ़ रहे हैं। लेकिन नहीं होने चाहिए, पुराने तो मुझे जानते भी नहीं होंगे। एएलपी वगैरह भी तो होता है ना, एएलपी। पुराने वाले अपने टाइम को भूल जाते हैं ना बाबू। नए को याद है कि क्या क्या मुसीबतें होती हैं।
ये भी कॉपर का ही है। तो भाई बनाओ अच्छे से। देखो, बनाओ और देखो क्या क्या चीजें हैं इसमें। अच्छा, गौतम का भी हो गया, चलो बधाई हो। अलग से बैच वाले बच्चों को, पुराने वालों को कॉल करो, ये हजारों बच्चे हैं जो टेक्निकल हेल्पर के हैं। लेकिन मजा तभी है जब फाइनल ज्वाइनिंग मिल जाए, तभी है, अभी क्या बोले। रेगुलर 1 घंटा तो बनता है इसका। है, बढ़िया भी है, पढ़ लो। यार टारगेट आप लोगों का एक ही है। 1 घंटा ये सोच लो कि तुम पढ़ नहीं रहे हो। आपकी लाइफ के 23 ही घंटे होते हैं डेली लाइफ में, डेली एक दिन में, तो 1 घंटा पढ़ो। टेक्निकल तो वही है। और राजस्थानी तो अलग सीख रहे हो। हाँ, तो वही बोल रहा हूँ ना मैं। अब देखो, उद्देश्य क्या है ना, अभी एग्जाम को चूज करके मत लगो। अभी तो यह है कि लूजर की स्थिति है, जहां सरकारी मिल जाए वो बेस्ट है। अभी ये सोच के लगो। अभी तो चूज करने की चुनने की अवस्था में अभी कहाँ है वो। जब एक जगह सेटलमेंट हो जाए, ये तो चांस फिर भी मिलते रहेंगे। और किसने कहा कि जो टेक्निकल हेल्पर 2 की तैयारी करेगा वो आर्विनल नहीं है, यूपी आर्विनल नहीं कर सकता। टेक्निकल वही है, नॉन टेक्निकल का जो पार्ट है वो भी वही है, बस राजस्थान जीएससी तो अलग है। उसके लिए 1 घंटा डेली अपना देना शुरू करो। बना लिया भाई ये। कन्हैया का भी हो गया प्री पास, वेरी गुड। चलो जी, इसी में और चीजें याद रखने के लिए, वैसे तो मैं लिखा चुका लेकिन फिर भी लिख लो यहाँ। इसी चित्र में आपके सवाल सेट हो जाएंगे। देखो, ये जो ये बना रखे हैं ना हमने, ये है ज्वेल बियरिंग। अरे बेरिंग नहीं होते, इसमें गोली वाले रखे होते हैं ना, तो इस पे घूमेगा बस ये कहलाता है स्पेंडल। स्पेंडल से ही ये डिस्क बंधी होती है ना, घूमती है जिस इसी पर घूमेगी। कोई नहीं गौतम जी, बात करा देना भाई। ये मानो आपके सिलेबस की ये जड़ है एनर्जी मीटर की। और पेपर में ये भी याद रखो, एम्पियर आवर मीटर सिर्फ यही पूछता है कि एम्पियर आवर मीटर करता क्या है, बाकी कुछ नहीं। एम्पियर आवर मीटर को हम फेरेंटी मीटर के नाम से भी जानते हैं। लेकिन ये सबसे ज्यादा जरूरी है पूरे पार्ट में। है, अरे मैंने कहा ना कि एनर्जी मीटर का ये सबसे ज्यादा जरूरी है। इंटीग्रेटिंग तो वो भी है।
एम्पियर आवर मीटर भी। इंटीग्रेटिंग यंत्र का मतलब जो लगातार रीडिंग को जोड़ सके, जैसे भी 10 यूनिट ये रीडिंग है मीटर में और बिजली चली जाए तो बिजली आने के बाद ही वो 0 से शुरू नहीं करेगा, वो 10 से ही आगे रीड करेगा, तो वो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं बेटा। ना ना मुन्ना, अभी हाई इंडक्टेंस की चर्चा नहीं है। अभी पढ़ाएंगे, देखो आपको कहानी क्या है, तरीके से बताएंगे इसे। आगे बढ़े। देखो बेटा, इसका जो वर्किंग की बात करते हैं, जैसे हमने इंडक्शन वाला लिखा था, तो एक बेसिक नियम, जैसे इस बच्चे ने पूछा भी था कि इंडक्शन का मतलब क्या है, तो कहा यह जाता है कि जब भी किसी घूमने वाले बॉडी के सापेक्ष में दो फ्लक्स आपस में लिंक करते हो, इंटरेक्ट करते हो, दो फ्लक्स, यानी कि ये बेसिक प्रॉपर्टी होती है मशीन में कि मोटर को घूमने के लिए, इंडक्शन मशीन की जब हम चर्चा करते हैं कि मोटर को घूमने के लिए दो चुंबकीय फ्लक्स उपस्थित होने चाहिए। सिंगल फेज में एक होता है तो सेल्फ स्टार्ट ही नहीं होता, उसे सेल्फ स्टार्ट करने के लिए फिर आपको बनाना पड़ता है, एक और स्टार्टिंग वाइंडिंग लगानी पड़ती है बेटा। तो यहां जरा ध्यान दीजिएगा, ये रोटेटिंग डिस्क घूमने वाली है। जब हम पोटेंशियल कॉइल पर सप्लाई देते हैं बेटा, तो यहां पोटेंशियल कॉइल से एक मैग्नेटिक फ्लक्स आता है जिसे हमने नाम दिया है फाई पी। पी मतलब पोटेंशियल है जी। जब हम करंट कॉइल पर सप्लाई देते हैं तो एक मैग्नेटिक फ्लक्स यहां से आता है जिसे हमने नाम दिया फाई सी। सी मतलब हमने कहा जी करंट कॉइल। यहां सप्लाई से जो वोल्टेज ये दिया ये भी है, और जो लोड में करंट चल रहा है बेटा ये हमने ले रखा है आई। तो हम ये कहते हैं कि रोटेटिंग डिस्क के सापेक्ष में या रोटेटिंग डिस्क के क्रॉस में जब फाई पी और फाई सी लिंक करते हैं तो भैया इस घूमने वाले डिस्क में टॉर्क उत्पन्न होता है। अब सोचना यह है विद्यार्थियों, फाई पी किसके कारण आया, वोल्टेज के कारण, फाई सी किसके कारण आया, करंट के कारण। ठीक है जी। और पावर का सूत्र आप पढ़ते हो वी आई कॉस फाई। तो भाई ऊर्जा अगर नापनी है तो पावर आनी चाहिए पहले, क्योंकि पावर इनटू समय ही ऊर्जा होती है। तो आपको यह समझना है, जरा इसको लिख भी लेंगे। कार्यविधि में साथ साथ लिख लो इसे। कार्यविधि के कुछ लाइनें इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि अभी जो चीजें बोली है अगर ये लिख लोगे तो दोबारा जब भविष्य में रिवाइज करोगे नोट्स उठा के तो समझ आ जाएगी बात की क्या थी। नहीं नहीं, ये इसे देख के जो कमेंट करते हैं ना लगातार, इसे देख के आप लोगों को खुश होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को ये उत्साह आना चाहिए कि तैयारी करने की इतनी सीरियस बात है और ये अपने भविष्य को वैसे ही अपना बर्बाद किए जा रहे हैं। कमेंट कमेंट कमेंट। खुद सोचो, आपको अगर मैं ये लिखा रहा हूं और आप इस लिखने की बजाय कहीं और अगर ध्यान दें तो जो पूरा सिस्टम है, जो एक रिदम बनी है वो पूरी टूट जाती है, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा फिर। देखो कार्य विधि ये है, चित्र बना लिया था आपने। हाँ जी। जब पोटेंशियल कॉइल पर सप्लाई देते हैं तो एक फ्लक्स
एक फ्लक्स फाई पी उत्पन्न होता है तथा करंट कॉइल पर सप्लाई देने से फ्लक्स फाई सी उत्पन्न होता है। जब ये दोनों फ्लक्स जब ये दोनों फ्लक्स डिस्क के क्रॉस में लिंक करते हैं तो डिस्क में एक टॉर्क उत्पन्न होता है ऊर्जा मीटर में स्थायी चुंबक के द्वारा उचित ब्रेकिंग टॉर्क लगाकर ऊर्जा मीटर में स्थायी चुंबक के द्वारा उचित ब्रेकिंग टॉर्क लगाकर सही मान रिकॉर्ड हो जाता है। देखो मैं ये लिखना चाहूंगा, ध्यान से देखे भाई इसे। हमने ये कहा है शायद याद हो आपको कि अगर मैं ये कहूं बेटा कि सप्लाई वोल्टेज ये V है जी, तो भाई ज्यादातर जितने भी लोड है प्रैक्टिकली वो सब लैगिंग है हमारे घर वर इंडस्ट्री में। तो V से जो I हमने लिया है, लैगिंग का मतलब है हाई एंगल पीछे, है ना भाई। यदि हम ये कहें कि जो पोटेंशियल कॉइल है ये वाली, इसमें अगर करंट I2 है जी, हम ये कहें कि यहां करंट I2 है, हम ये कहें पहले यदि पोटेंशियल कॉइल में कोई इंडक्टेंस ना हो, तो V व I2 एक ही रेखा पर बनेगा। अरे इंडक्टेंस ना हो तो बेटा जिस दिशा में वोल्टेज है उसी दिशा में I2 बनता है, ठीक है भाई बाबू जी। अब हमने ये कहा कि यदि, अब देखो प्रैक्टिकली ऐसा होता है क्या किसी कॉइल में इंडक्टेंस ना हो? होता है ना। हमने कहा यदि पोटेंशियल कॉइल में कुछ इंडक्टेंस हो तो बेटा ये बताओ जरा, यही तो बनेगा, ये V है, ये I है, ये फाई है। अगर पोटेंशियल कॉइल का इंडक्टेंस है तो भाई वोल्टेज से I2 पीछे ही तो बनेगा। अरे इंडक्टेंस में लैगिंग पावर फैक्टर होता है, और हमने ये कहा कि यदि पोटेंशियल कॉइल में कुछ इंडक्टेंस है तो हमने ये मान लिया I2 वोल्टेज
पी से डेल एंगल पीछे है। ठीक है, हमने ये ले लिया। डेल डिफाइन नहीं है, ऐसा नहीं कि सर आपने तो डेल यहां बना दिया, मैं डेल को यहां भी बना सकता था, वो कोई मतलब नहीं है। मतलब डेल पीछे है। अच्छा जी, तो ये प्रैक्टिकली स्थिति है। तो यहां पर होता यह है कि जब हम लोग टॉर्क को नापते हैं, टॉर्क होना चाहिए ऊर्जा के समानुपाती, और ऊर्जा समानुपाती होनी चाहिए पावर के। तो जो टॉर्क आता है ये समानुपाती आता है वी आई साइन डेल माइनस फाई के। ठीक है, अब आपने आज तक पावर का सूत्र ये नहीं पढ़ा। पावर का सूत्र आपने ये पढ़ा है कि वी आई कॉस फाई। ठीक है भाई, तो आपने कहा सर देखो अगर हम कॉस फाई बनाना चाहते हैं तो सर हमें डेल का मान 90 रखना ही पड़ेगा। डेल का मान 90 अगर रखे तो 90 माइनस फाइव को फाइव वो कॉस फाइव लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं भाई। तो हमने कहा जी अगर हमें इसे असलियत में टॉर्क हमें ये मिला प्रैक्टिकली से, लेकिन हमें चाहिए है पावर, तो पावर होती है वी आई कॉस फाइव। वी आई कॉस फाइव बनाने के लिए डेल का जो मान है वो हमें 90 रखना पड़ेगा, मजबूरी है। 90 रखने का मतलब यह है कि ये जो वोल्टेज हमने बनाई है, ये जो वोल्टेज है और I2 है, इसके बीच का जो कोण है वो 90 है। और ये 90 कब आता है? अरे जब पोटेंशियल कॉइल में प्योर प्रेरकत्व मौजूद हो। आपने सीखा है ना, अरे भाई प्रेरकत्व में धारा 90 डिग्री पीछे होती है, कैपेसिटर में आगे होती है जी। तो जब आप 90 रखेंगे तो यहां आपको टॉर्क या घूर्ण देखने को मिलता है वी आई साइन 90 माइनस फाइव, जिससे आपने कहा कि टॉर्क समानुपाती वी आई कॉस फाइव। यानी कि अगर जो टॉर्क आया है वो किसके समानुपाती है? शक्ति, पावर के। अरे भाई पावर नापोगे तभी ऊर्जा नाप सकते हो। तो क्या आप ये कह सकते हो कि कोई भी ऊर्जा मीटर ये कब आया? जब ये 90 रखा। तो कोई भी ऊर्जा मीटर परफेक्टली काम तब कर सकता है या एक्यूरेटली तब काम कर सकता है जब ये जो पोटेंशियल कॉइल आपने बनाई है वो हाईली इंडक्टिव हो। तो ऊर्जा मीटर में याद रखिएगा पोटेंशियल कॉइल होनी चाहिए उच्च प्रेरकता वाली। यदि ये उच्च प्रेरकत्व की नहीं है, इसने कहा कि इसका प्रेरकत्व 0 है, जरा देख लो भाई। अगर प्रेरकत्व 0 रखेंगे तो डेल का मान रखोगे 0, अरे रखोगे तो बेटा ये वी आई साइन फाइव हो जाएगा। तो ये ऊर्जा मीटर एक्टिव पावर नहीं रिएक्टिव पावर के हिसाब से रिएक्टिव ऊर्जा को नापेगा, रिएक्टिव एनर्जी को, जो कि हमारा उद्देश्य है ही नहीं। हमारा तो एक्टिव को नापना है। तो हम लोग लिखते हैं इसमें ऊर्जा मीटर तभी एक्यूरेट रीडिंग देता है जब पोटेंशियल कॉइल का प्रेरकत्व उच्च मान वाला होता है। तो हम लिख सकते हैं एक लाइन में कि पोटेंशियल कॉइल
इंडक्टेंस मस्ट बी हाई। क्या होना चाहिए? जो इंडक्टेंस है वो आवश्यक है उच्च होना चाहिए। लो अब यहां से ये लिखा नहीं ना, लिखो इसे। लिख लो भाई जल्दी से, थोड़ी उत्साह दिखाओ, खत्म कर लेंगे इसे हम। लिया, चलो इसे भी लिख लो। बच गया क्या कुछ? एनर्जी मीटर किस स्थिति में सही पड़ता है या एक्यूरेट मान देता है? वी आई कॉस फाई तो पावर है ना। हाँ, पावर पढ़ोगे तो तभी तो उड़ जाएगी। पावर बढ़ेगा तो टॉर्क बढ़ेगा मतलब? अरे बढ़ाना नहीं है, जितनी पावर होगी, जितनी ऊर्जा होगी उसी से के हिसाब से टॉर्क होगा। टॉर्क का मतलब है घूमना। ज्यादा ये इस्तेमाल करोगे बिजली का तो ज्यादा घूमेगा, ज्यादा रीड करेगा, कम करोगे तो कम घूमेगा। ये है। चले भाई आगे।
चलो देखो जी, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास में एक, देखो, अब जो हम पढ़ रहे हैं भाई, सीख रहे हैं, उस पर न्यूमेरिकल भी जरूरी है और सूत्र भी जरूरी है और इकाई भी जरूरी है। तो हम लोग सीख रहे हैं ऊर्जा मापी का कांस्टेंट, इसे कहते हैं एनर्जी मीटर कांस्टेंट। एनर्जी मीटर कांस्टेंट ये रेवोल्यूशन यानी चक्कर, जो डिस्क घूमेगी ना ऐसे चक्कर लगाएगी, चक्कर के बीच में या रेवोल्यूशन के बीच में और ऊर्जा के बीच में एक संबंध को दर्शाता है। चक्कर लगाएगा तभी तो ऊर्जा को पड़ रहा होगा ना कुछ। तो एनर्जी मीटर कांस्टेंट को हम के से प्रदर्शित करते हैं और के बराबर में होता है एन बटे पी इंटू टी। एन का मतलब है यहां पर रेवोल्यूशन यानी कि घूमने वाले चक्कर। पी का मतलब है यहां शक्ति, लेकिन किस में, किलोवाट में। याद रखिए इस सूत्र में जब भी आप मान लगाएं तो पावर जो रखेंगे बेटा ये किलोवाट में रखना है। चलो विद्यार्थियों देखिए, ये है समय, ये किस में रखना है, आवर में। ठीक है भाई। इस सूत्र में एन तो रेवोल्यूशन है, चक्कर है, तो पी पावर है जो किलोवाट में रखनी है सदैव, टी समय है जो आवर में रखना है। तो ये बताओ जो के की इकाई बनी, एन मतलब रेवोल्यूशन, लिखते भी ऐसे ही है रेवोल्यूशन, अपॉन में, अरे किलोवाट आवर, पावर मतलब किलोवाट, तो ये इसकी इकाई होती है और ये है सूत्र। ये दो चीजें यहां से वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इकाई बहुत जरूरी है इसकी पेपर के लिए। सवाल आएगा न्यूमेरिकल इस पे। और ये भी याद रखना, मान लिया पी नहीं दिया, वोल्टेज और करंट दे दिया, पावर फैक्टर दे दिया, तो ये भूलना मत बाबू क्या होता है। ठीक है, ये आता है जनरली पी आई कॉस फाई। अगर ये वोल्ट में है, ये एम्पियर में है, तो ये किस में आता है, वॉट में। वॉट में आ जाए तो किलो वॉट में हम आसानी से बदल लेते हैं। चले नेक्स्ट लिखेंगे बेटा इसमें ब्रेकिंग। इसमें लिखेंगे, ये तो लिखा दिया था मैंने कि कौन सी स्थायी चुंबक से ब्रेकिंग हम प्रोवाइड कराते हैं। देखिए ब्रेकिंग टॉर्क आता कैसे, परमानेंट मैग्नेट हो गई और यहां घूमने वाली है डिस्क हो गई। ठीक है जी। ये स्थायी चुंबक है, एल्यूमिनियम में कंडक्टर ही तो होता है।
जब ये एल्युमिनियम कंडक्टर इस स्थायी चुंबक को काटता है या फ्लक्स को काटता है तो इसमें एक वोल्टेज इंड्यूस्ड हो जाती है। इसी वोल्टेज के कारण इस एल्युमिनियम डिस्क की सतह पर हमने जो डिस्क बना रखी इसकी सतह पर एक धारा बहने लग जाती है। भाई इसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, आर हमने कह दिया इसका प्रतिरोध है। तो इसमें जो धारा है आई बराबर ई बटे आर कर लें। देखो हम लिख भी लेते हैं लाइन को, हम ये कहते हैं कि जब एल्युमिनियम डिस्क फ्लक्स को काटती है, तो डिस्क में एक वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है तथा इसी वोल्टेज के कारण डिस्क में एक एडी करंट बहता है। अब करंट व फ्लक्स के कारण एक ब्रेकिंग टॉर्क उत्पन्न हो जाता है। तो ये सवाल आ सकता है, देखो मैं डब्बे में बंद करता हूं। ब्रेकिंग टॉर्क, बेटा जो ब्रेकिंग टॉर्क आता है यह एडी करंट के कारण आता है। एडी करंट के कारण उत्पन्न होता है, ये ऑब्जेक्टिव है। पंकज जी देखो हमने कहा था आपको कि हमने योगी जी से बात करी है, हमने शनिवार को बात करी थी, ठीक है, या शुक्रवार शनिवार को, देख लो भर्ती आ गई थी यूपीआरएनएल में, ठीक है। उसके पेपर को दो, फिर हम दोबारा फोन करेंगे क्योंकि आजकल योगी जी व्यस्त है, तो दोबारा फिर फोन पे बात करेंगे, यूपीपीसीएल में भी आ जाएंगे, ठीक है। तो अब पढ़ने के लिए कुछ तो है तुम्हारे पास में, यूपीआरएनएल में बात मान ही ली, यूपीपीसीएल में भी आ जाएगी। और बताओ, ये बच्चा मजाक में ले रहा कि सर आपसे बात भी होती है क्या योगी जी? अरे हमने कहा तो था हमारे गांव के पास की ये भाई। ये मजाक में ले रहा, बताओ इस बात को।
अंकल जी है भाई हमारे। दिख लिया यहाँ। ये बोल रहा है कि सर लोग साथ में पढ़े बचपन के। मतलब ये मुझे योगी जी के बराबर मान के चल रहा, और ये नहीं पता कि सर इससे 1-2 साल ही बड़े होंगे। तो ये कमेंट कर रहा है लड़का। एक पता नहीं हरियाणा या पंजाब से मुझे एक बार फोन आया। पता नहीं कुछ बात हुई, तो उसने कहा कि सर कुछ ऐसी अचीवमेंट, पता नहीं कुछ बात चल रही थी। बातों बात में उसने कहा कि सर आपकी एज होगी सर अप्रोक्स 50। मैंने कहा किस वीडियो में देखा भाई तुमने? मैंने कहा नहीं यार कम बताए तुमने, मेरे तो 50+ है। उस बंदे ने यकीन कर लिया। मतलब अध्यापक मतलब यही है क्या, बुढ़े ही होने चाहिए? अध्यापक का ये मतलब है कि एजड होने चाहिए भाई, उम्र दराज होने चाहिए। आए? अच्छा। 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 हेल्दी था मैं पहले? पहले मोटा था मैं, पतला हो गया? घर वाले खाने को ही नहीं दे रहे। बेटा आज भी हमारे घर में एक बर्थडे है, लेकिन आज हमने रिस्क नहीं लिया। बार बार भूलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। मेरी एज से क्या मतलब है यार? अब मैं अगर 26 साल में उम्र का में शादी कर ली, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि सारे लोग 40 साल की उम्र में शादी करें। मेरा तो पहले से फिक्स था कि मुझे सारी चीज़ें समय से लेके चलनी है। अब 40 में जाके शादी कर रहे हैं, 42 में वैसे बच्चे भी बेचारे कम ऊर्जा वाले पैदा हो रहे हैं। फिर 40 साल के बाद में क्या बच्चे करने फिर? भाई जो शादी 40 साल में कर रहा है, उसके बाद तो देखो संत महात्मा वाले अपना धारण करो, फिर क्या है लाइफ का। ये नीरज के लिए था ये। कर ले, अब तो तेरी उम्र होते जा रही डे बाय डे। ओहो। यार धरने में भी जाना आज तो। चलो लिखो फिर, खत्म करें इसे। देखो होता क्या है इसमें, जो स्पेंडल है ना जहां पर ये डिस्क रखते हैं, ये फिक्स नहीं होती, ये एडजस्टेबल रहती है। तो जैसे हम लोगों ने ये परमानेंट मैग्नेट बनाया, और ये डिस्क रखा, तो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सिस ये है बीच में, इससे जो दूरी है वो डी ले लिया। तो ये लोड के हिसाब से ना अपनी पोजीशन को ऐसे कर सकता है, बदल सकता है। तो आपको पता होगा टॉर्क बराबर बल गुणा विस्थापन, है ना? विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो हम क्या लिख सकते हैं कि टॉर्क समानुपाती होता है डिस्प्लेसमेंट के। अरे लिख सकते हैं। अगर ये बदलेगा बेटा, ये डी,
तो टॉर्क बदल सकता है। तो यहां से लिखिएगा कि ब्रेकिंग टॉर्क जो होता है वो इसके पोजीशन के हिसाब से भी बदलता है। अब सोचना ये है कि यदि एक मूवी देख रहा था मैं, कई दिन हो गए, अब तक खत्म तो हुई नहीं, क्यों, मैं 20-20 मिनट देख रहा हूं, मैं कई बार तो भूल जा रहा हूँ कि ये तो देख लिया था भाई। तो उसमें जो एक्टर है वो 67 ईयर का है, कमल हसन विक्रम है, अभी नहीं आई है। मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ, अभी मैंने 30-40 मिनट देख लिए, अभी तक तो समझ आया नहीं कि क्या मैटर है, मतलब। और हमारे फादर की एज 62 है, मतलब 67 ईयर में इतनी भयंकर एनर्जी है और इतनी सुपर मूवी है। ट्रेलर में देखा मैंने कि कमल हसन ने रियल में कमाल ही कर रखा। अभी ये देखो कि एनर्जी का लेवल है, ये वैसे ही नहीं आता भाई, ये आता है धन दौलत से। ये था, ये क्या नाम है तुम्हारा जो बाबा पकड़ा हुआ है जेल में, ये राम रहीम और आसाराम, ये इनके सामने जो जवान लड़के वो फेल ऊर्जा के सामने, कि माल पी रहे डेली 2-3 लाख रुपए का, पैसे की दिक्कत है नहीं, माल पी रहे अपना फुल टू, तो जवान ही रहेंगे भाई, हैं। विदेशों से एक से एक जड़ी बूटी खा रहे, राम रहीम और ये आसाराम, और भी तो थे, एक रामपाल हरियाणा का, ये 4-5 फंसे एकदम जेल में। एक और था जो ये बोलता था दही खा लो, नमकीन खा लो, जलेबी खा लो। हाँ, क्या ये था, निर्मल बाबा है। अरे माल तोड़ रखा जब, तो जवानी रहना अभी। अब ये बेचारा देखो रामदेव, भले पैसे वाला कितना, लेकिन रामदेव का ये कभी नहीं होगा जो इन लोगों की हालत हुई है। रामदेव वैसे बिजनेसमैन आदमी है, लेकिन इनकी तरह दरिंदा आदमी नहीं है। इसने तो, ये जो कौन था ये राम रहीम, इसकी लाइफ पे ही ये आश्रम मूवी बनाई इन्होंने, उसकी लाइफ वैसी ही रही भाई, मतलब लड़कियों को उठा ले गया, ये काल कोठरी बना दी, जिसे मर्जी उसका मर्डर कर दिया। यदि ऊर्जा मीटर नॉर्मल अवस्था से तेज चल रहा है, यदि ऊर्जा मीटर नॉर्मल अवस्था से तेज चल रहा है तो डिस्क व स्थायी चुंबक के बीच की दूरी बढ़ जाती है। स्थायी चुंबक के बीच की दूरी बढ़ जाती है तथा ब्रेकिंग टॉर्क बढ़ जाता है और ऊर्जा मीटर की गति में हो जाती। इस लाइन को पढ़ो बेटा। पढ़ो देखो। अरे अगर नॉर्मल से ज्यादा चलेगा तो ये दूरी बढ़ेगी, दूरी बढ़ेगी, ब्रेकिंग टॉर्क बढ़ेगा, और ब्रेकिंग टॉर्क बढ़े तो गति कम होना तय है ना। साइकिल पे ब्रेक लगाओ,
भाई अगर तेज चल रही है, ब्रेक दबाओगे तो गति कम हो जाएगी। और इससे जस्ट उल्टा भी होता है, देखो इससे जस्ट उल्टा ये होता है बेटा कि यदि ऊर्जा मीटर नॉर्मल से कम चल रहा हो तो टी का मान कम होता है, टी का मान कम होता है तथा ब्रेकिंग टॉर्क कम होता है और गति बढ़ जाती है। लिखो भाई जल्दी से। नहीं हुआ क्या मामला? ए भाई क्या हो गया? नॉर्मल से कम चल रहा है, कम, अब गति बढ़ानी है ना, तो ब्रेकिंग टॉर्क को कम करोगे, पास में ले आओगे इसे। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट है। जब यूपीआरएनएल का ये फॉर्म स्टार्ट होगा ना, 12 से होगा ना, कल से होगा, फॉर्म भर के अपना एडमिट कार्ड मेरे पास जमा करा देना। मतलब ये जो फॉर्म भरोगे ना, एप्लीकेशन फॉर्म, एक एक कॉपी मेरे पास जमा कराना। क्या है, क्या रिजल्ट भी तो मैं ही देखूंगा। ये तो सीरियल नंबर तो शुरुआत वाला ही होता होगा जब रजिस्ट्रेशन करते होंगे, या एडमिट कार्ड पे अलग देते हैं ये? है एक ही होता है ना शुरू में जो आता है, रजिस्ट्रेशन नंबर एक ही होता है। अच्छा, कोई नहीं, एडमिट कार्ड भी ले लेंगे फिर। मैंने सब लिखवाऊंगा ना इस पे, रिजल्ट मैं ही देखूंगा। नहीं नहीं, जेई वालों के भी सबके जो एसएससी भरेगा सबके जमा कराऊंगा। चलो लिख लिया। चलो यहाँ से आगे तुम्हें कल लिखाऊंगा जरा ये। चलो भाई हिमांशु फिर हो तैयार, और क्या बेटा, सबके जमा कराऊंगा, टेंशन ना लो तो सबके। चलो थैंक यू।